नॉर्मल लाइफ में सर हम लोग देखते हैं ना, जैसे कुछ लोग नॉर्मल पीपल हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, जैसे भी आपने बताया सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। ये तो एक अच्छी चीज़ों में हो गया, पॉजिटिवनेस में। अगर हम इसकी नेगेटिव चीज़ें देखें, लोगों के अंदर कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रूएल होते हैं, है ना, घर पे बच्चों को औरतों को मारते हैं, कुछ क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज होता है? मतलब क्या ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये इतनी कैपेसिटी है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके जा सकता है? बिल्कुल, हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर रिवॉर्ड मैकेनिज्म्स होती है, जैसे कोई भी एनिमल्स में भी होते हैं। ओके। क्रिमिनल्स की हम बात करते हैं या नेगेटिव साइड इफेक्ट की बात यस। करते हैं, तो हमारा ब्रेन भी एनिमल्स से ही इवॉल्व हुआ है। उसके अंदर रिवॉर्ड सेंटर्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव रिवॉर्ड होते हैं, कुछ पनिशमेंट सेंटर्स होते हैं। वैसे ही हमारे ह्यूमन ब्रेन का एक ही एम है, सर्वाइव करना और प्रोपोगेट करना, है ना। तो सारे इंस्टिंक्ट वहीं से आती है। सर्वाइव करने के लिए कुछ लोगों को एम्पैथी का एलिमेंट नहीं होता है कि आज किसी को मारना पड़े, किसी को काटना पड़े, तो उनमें वो चीज नहीं आती। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मैं तो कितने लोगों को कुचल के ऊपर आया हुआ हूँ, तो एम्पैथी का लैकिंग है। अगेन दैट कम्स बैक टू योर नेटवर्क ओनली। उनका जो एम्पैथी का नेटवर्क है वो बहुत हाइपो फंक्शनिंग है। ओके। कुछ इमोशनल नेटवर्क है वो बहुत हाइपो फंक्शनिंग है। तो यही होते क्रिमिनल, जैसे मेंटालिटी बोलते हैं कि नहीं यार इसका थोड़ा माइंडसेट क्रिमिनलिटी वाला है। तो उसका क्योंकि रीजन है कि उनका जो एम्पैथी वाला जो इमोशनल है उसमें देयर इज एन अबनॉर्मलिटी। मतलब एनी हाउ ब्रेन आपका आपको बताएगा कि आपको सरवाइव कैसे करना है। यस, ठीक है। आप सर्वाइवर के लिए कुछ भी कर कुछ लेंगे। भी कर सकते हो। आपने ऑफिस में भी हम यही पॉलिटिक्स देखते हैं हाँ। कि कुछ लोग जैसे कुछ लोगों के बहुत सारे नॉर्म्स, कुछ लोग के बहुत सारे लेवल्स के नहीं, इससे नीचे तो मैं गिरा हुआ काम नहीं करूंगा। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे भी डर्टी पॉलिटिक्स करके अपना ऊपर लाते हैं। तो आजकल तो हमारी पॉलिटिक्स है क्योंकि हम एक इवॉल्व सोशल एनिमल है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स है। जब हम लाखों साल पहले जब एनिमल थे, जब जंगल में रहते थे, तो हमारा सर्वाइवल का काम क्या था कि सारे बाकी एनिमल से हमें बच के अपने आप को सर्वाइव करना है। वही चीज हम आज ऑफिस में करते हैं कि हमें बाकी और से कंपटीशन में सर्वाइव होके ऊपर आना है। तो बट इंस्टिंक्ट तो सेम ही है सर्वाइवल की। बट जब कोई बंदा किसी लड़की का रेप करता है तो वहाँ तो कोई सर्वाइवल नहीं है, वहाँ तो ऐसा नहीं कि मेरे को उससे आगे जाना है या मुझे जीतना है। मतलब एक क्या माइंडसेट, मैं उस माइंडसेट के जो एज ए डॉक्टर उसके ब्रेन में क्या चल रहा होता है कि वो बंदी रो रही है, चिल्ला रही है, और तब आप उसके ऊपर रेप कर रहे हो। आपने एक इवोल्यूशन को जब हम पढ़ेंगे तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स धीरे धीरे डेवलप हुए। ओके। जब हम पहले जंगल में वॉन्डरर्स थे तब हमारे पास ऐसे इंस्टिंक्ट्स नहीं थे। फिर हम आया फार्मिंग जिसमें हमारे पास एक पॉजेसिव इंस्टिंक्ट आई, ये लैंड मेरी है। फिर हम उसमें हेरिडिटरी वाले इंस्टिंक्ट आई। राइट। फिर उसके बाद सोसाइटी हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी बनती गई जिसमें अब पुरुषों का आधिपत्य है, Right. ऐसा वाला बात है। राइट। एंड जो फीमेल्स थी वो ज्यादातर डोमेस्टिक उसमें होगी, वो हमारा इवोल्यूशन। आज वो इवोल्यूशन हमारा चेंज हो रहा है, हम अब इक्वालिटी सोसाइटी के ऊपर आ रहे हैं। तो पर अभी भी जो ईगो हमारे अंदर जो मेल के अंदर हुई है कि नहीं मैं अपना एक पावर किसी के ऊपर जमा सकता हूँ। रेपिस्ट मेंटालिटी में काफी टाइम तक उनके जो चाइल्डहुड होता है उसमें उनका काफी ब्रेन दबा हुआ रहता है, किसी ने उनको दबाया होता है या फिर उन्होंने यही चीज देखी होती है। तो लैक ऑफ एम्पैथी होती है। सेकंड, क्योंकि वो दबे हुए हैं तो फिर उनको किसी के ऊपर पावर दिखा के अपने आप को कि नहीं देखो मेरा अभी भी तो हमारे ऊपर पावर है, वो दिखाने की मेंटालिटी है। और वो ईगो इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स के जो ह्यूमन ब्रेन को बाकी एनिमल से सेपरेट करते हैं। कोई डॉग में या कोई भी दूसरे कोई एनिमल्स में हमारे पास ईगो वाला नहीं आता, पर ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो ईगो वाला सिस्टम आता है, जिसके कारण आप ये क्रिमिनल वाली एक्टिविटीज देखते रहते थे। तो ये जो ब्रेन के फंक्शंस हैं ये बाय बर्थ कितने परसेंट तक डिसाइड हो जाते हैं, और फिर जो आपकी लाइफ चल रही होती है इसमें कितना परसेंट इसका रोल रहता है? तो इसको हम मेडिकल भाषा में दो फैक्टर्स बोलते हैं, जेनेटिक्स। ओके। एक बोलते हैं कि नहीं इसके तो फादर भी बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस है तो बेटा भी अच्छा बना है, इनकी मदर आर्टिस्ट है तो बेटा भी ऐसा बना है। तो एक जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, दूसरे एनवायरमेंटल है। ओके। ह्यूमन ब्रेन में ऑलमोस्ट 80-20 बोल सकते हैं कि आप 20% जेनेटिक है बट 80% एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। ओनली 20% आपका आएगा आपके पेरेंट्स से या जो आपकी इसके पहले की जनरेशंस रही हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, डिस्पाइट ऑफ द हेरिडिटरी ऑफ द जेनेटिक्स, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। क्योंकि 80% एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो आप उसको ऐसी परवरिश दे सकते हो कि वो बच्चा बड़ा होके अच्छा बने।
तो यही तो हमारे संस्कार है, जो हमारी लाइफस्टाइल में, जो हम बचपन से हमारे जो पुरानी पद्धति हम देखते हैं कि भाई नहीं, आपको मंदिर जाना है, पूजा करनी है, ऐसे रहना है, ऐसा रहना है। वो संस्कार इसीलिए है कि वो जो ग्रोइंग एज है वो मॉड्यूलेबल है। चाहे आप उनके संतान हो या फिर आप अडॉप्टेड हो या जेनेटिकली किसी और के हो, फिर भी आप उनको अपने घर में ही जो है वही लाइफ उनको सिखा सकते हो। और ये ह्यूमन ब्रेन की खासियत है कि आप उसको मॉड्यूलेट कर सकते हो कंपेयर टू अदर एनिमल्स। एनिमल्स को इतना मॉड्यूलेट नहीं कर सकते आप, ह्यूमंस को आप मॉड्यूलेट जन्म के बाद कर सकते हो। जन्म की बात कर सकते हैं। और किस एज तक मॉड्यूलेट कर सकते हैं? ऐसे बोलते हैं कि 5 इयर्स तक बेस्ट टाइम होता है मॉड्यूलेट करने का। ओके। स्टार्टिंग में आप उनको 2 साल के बाद उनकी ग्रास्पिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन आती है और 5 इयर्स वाला टाइम होता है, तब मैक्सिमम कनेक्शंस बनते हैं। उसके बाद आपके कनेक्शंस नए इतने रैपिडली नहीं बनते जितने 5 साल की एज तक बनते। तो 5 साल तक आप जो सिखाओगे वो हमेशा उनको लाइफ टाइम वो संस्कार रहेंगे। अच्छा। और कई बार ऐसे भी देखते हैं ना कि कोई बंदा है वो 18 ईयर्स तक तो बिल्कुल नॉर्मल था, फिर बाई चांस उसके साथ कोई सडन इंसिडेंट होता है और फिर वो क्रिमिनल बन जाता है। तो उसने तो वो 18 साल तक वो लाइफस्टाइल नहीं फॉलो की, 18 साल तक तो वो बिल्कुल संस्कारी रहा और जैसा पेरेंट्स ने बताया वैसा उसने किया, फिर सडन उसका माइंड एकदम से कैसे क्रिमिनल की तरफ चला गया, कैसे चेंज हो गया? कुछ पर्सनालिटीज जो है, ऐसा साइकोलॉजी की भाषा में बोला जाता है कि आपकी जो पर्सनालिटी फ्यूचर में बनेगी उसमें काफी सारे उसके बीज आपके बचपन में ही बोए जाते हैं। अच्छा। तो कुछ उनकी सप्रेस पर्सनालिटी रही होगी, कुछ इग्नोर्ड पर्सनालिटी रही होगी। जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे को दबा हुआ रखे जाते हैं, तो वो पूरी लाइफ तो नॉर्मल रहते हैं बट वो अपना अंदर से बाहर नहीं खुल पाते। एंड देन ट्रिगर कम्स ऑन एंड देन थिंग्स गो हेवायर। बट उसमें कुछ चीजें, कुछ आपका एस्पेक्ट डिजीज का भी होता है। अच्छा। कि कुछ लोगों के माइंडसेट की जो सर्किटरी, अगर हम लैंग्वेज में बोले तो थोड़ी अबनॉर्मल थी ही। सिर्फ उसमें शॉर्ट सर्किट की कमी थी एक। तो कोई इवेंट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है एंड देन उनका थिंकिंग से लेके सब सारी सर्किट आपकी बदल जाती है। ओके। अच्छा, वो चीज उनके पास बाय बर्थ था, बस वो निकल कुछ के नहीं प्रॉब्लम था ही, कुछ प्रॉब्लम था जो तुरंत फिर निकलना ही बचा था। ओके। सो ब्रेन रिलेटेड ऐसी कौन सी जनरल बीमारियां हैं जो आज की डेट में आम लोगों में पाई जाती हैं? अगर हम ब्रेन रिलेटेड चीजें बोले तो उसमें 2 एस्पेक्ट है। एक होते हैं ऑर्गेनिक डिजीजेस, ओके। जिसमें ट्यूमर्स है या कोई ब्लीडिंग हो गया, इंजरीज है, ये सारी चीजें हैं। बट उससे ज्यादा ही कॉमन है नॉन ऑर्गेनिक चीजें, जिसमें इनका किसी का हम टेस्ट करेंगे तो आपके ब्रेन में कुछ नहीं आएगा, बट उनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है ना। ये सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा पाई जाती है, खास करके हमारे फर्स्ट ईयर सिटीज में। एंड इवन नाउ विद द अपकमिंग सेकंड ईयर सिटीज ये चीजें बहुत पाई जा रही है। आपकी लाइफ इंडिविजुअलिस्टिक हो रही है, हम फैमिली, लार्ज फैमिली ग्रुप्स में नहीं आ रहे हैं। राइट। तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस आप किसी से शेयर नहीं कर पाते। एंड यू वोंट बिलीव, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ज्यादातर टाइम उनके सारे काफी चीजों का कॉमन सार उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी निकल जाता है। ओके। एंड यू वोंट बिलीव कि आप बोलोगे कि मुझे पेट दर्द हो रहा है तो उसका कारण स्ट्रेस कैसे हो सकता है। आपका जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वो आपकी सारे प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। अच्छा। अगर मैं कुछ टाइम तक यहाँ हाथ रख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दर्द हो सकता है, पर मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर मैं डिप्रेस्ड या एंग्शियस हूँ तो फिर मैं कुछ इग्नोर नहीं करूँगा, मुझे हर एक जगह पे दर्द होंगे। तभी आपने कुछ लोग देखे होंगे उनको पूरे बॉडी में दर्द बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं। सो दैट एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस इज अ वेरी कॉमन थिंग दीज डेज वी आर सीइंग। ओके। तो जो ये एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, तो ये क्या माइंड हमारा बोलता है कि तुम एंजाइटी में चले जाओ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो माइंड के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है ना, कि जैसा माइंड बोलेगा, या हम माइंड को डायरेक्शन देते हैं कि मुझे डिप्रेशन लग रहा है या मुझे एंजाइटी लग रही है? देखिए, जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो भी आपके फंक्शनल नेटवर्क्स का ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों की आदत ऐसी डाली। जैसे हम बात कर रहे थे कि आज मैं पेंटिंग सीख रहा हूँ तो मैं पेंटिंग के ऊपर ही प्रैक्टिस करके अपना पेंटिंग का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। ओके। बट अगर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो मैं ओवर थिंकिंग करते करते ही मेरा ओवर थिंकिंग का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, एंड देन इट बिकम्स पैथोलॉजिकल, फिर वो डिजीज बन जाता है। जैसे हम कई बार आसपास फ्रेंड्स में बहुत कॉमनली सुनते हैं, यार तू सोचता बहुत ज्यादा है, मत सोचा कर। राइट। पर वो उसके हाथ में नहीं होता, उसका वो नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि वो उसको रोक नहीं पाएगा। एंड जब कुछ नॉर्मल लेवल से बाहर चला जाएगा फिर उसको हम डिजीज बोलेंगे, और फिर वो उसकी रोजिंदा लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी उसको अफेक्ट करना स्टार्ट होगा। तो ये ब्रेन का नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कुछ केमिकल्स का प्रॉब्लम होता है जो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ आप उसको पॉइंट करता है। तभी इसका इलाज भी वही होता है। अच्छा। आपने सुना होगा कि भाई डिप्रेशन की तुम गोली क्या खा रहे हो, यार हम तो मन से स्ट्रांग रहो, गोली की जरूरत नहीं है। वो गलत बात है। अच्छा। आपके अंदर केमिकल की कमी है इसलिए आपको टैबलेट खानी पड़ती है।
ओके। तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। आपने कभी किसी को सुना कि तुम्हें डायबिटीज है, अरे यार तुम मजबूत हो जा, डायबिटीज ऐसा कुछ नहीं होता। हम नहीं बोलते ऐसा, नहीं। है ना, मन से स्ट्रांग रहे, थायराइड की गोली की नहीं जरूरत, हम ऐसा नहीं बोलते। तो यही चीज डिप्रेशन एंजाइटी वालों को भी होता है। जैसे थायराइड वाले का थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है, राइट। डिप्रेशन वाले का सेरोटोनिन हार्मोन नहीं बन रहा है, ओके। तो उसको उसकी मेडिसिन खानी जरूरी पड़ेगी एटलीस्ट कुछ टाइम तक। और जब वो फिर बनने लगेगा वापस तो फिर उसको रिक्वायर्ड नहीं है। उसके साथ 50% रोल आपका मेडिसिन का होता है, हाँ। 50% रोल होता है काउंसलिंग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। उनको किसी से बात करनी पड़ेगी, काउंसलिंग सेशंस करने पड़ेंगे, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का चेंज करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह मेडिसिन बंद हो जाती है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। और कभी कभी ये चीज़ सुसाइड तक भी पहुंच जाती है। हम लोगों ने देखा है कि लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर जाते हैं। यस, जब आपका डिप्रेशन का या एंग्जाइटी का नेटवर्क इतना हावी हो जाता है कि आपके सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट को भी मार देता है, तो वो सुसाइड का बात आ जाती है। अच्छा। आपने सुना होगा, कोई आपको कितना भी बोले, आप एक फ्लेम के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन मना करेगा कि नहीं भाई वहां नहीं जाना है। हाँ। क्योंकि आपका वो एरिया कॉन्शियस है कि नहीं भाई तुम्हें सर्वाइवल के लिए आपको बचा के रखेगा। जिनको एंग्जाइटी डिप्रेशन है उनका वो एरिया दबा रहता है। आपका ओवर थिंकिंग वाला ब्रेन इतना हावी होता है कि वो आपको वो हाथ रखने जाएगा, तभी कोई, आप इमेजिन नहीं कर सकते कोई अपने आप को जला कैसे सकता है। हाँ, कोई कूद कैसे सकता है। हाँ। क्या किसी को डर नहीं लगा? क्योंकि आप वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, उनका अफेक्ट हो गया है। अच्छा, वो ब्रेन के उस पार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। एक दूसरा पार्ट है उसके ऊपर हावी हो गया है। इस तरीके से ये ऐसा भी होता है कि हम खुद वो पार्ट को डाउन कर रहे हैं या ऑटोमेटिक ब्रेन का दूसरा पार्ट उसके ऊपर हावी हो रहा है। हम ज्यादातर चीजें हम खुद ही करते हैं। अच्छा, ज्यादातर चीजें खुद ही करते हैं, या हमारे सराउंडिंग्स या सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि आपका एक पार्ट ऐसे, जैसे आपने किसी के फैमिली में बहुत बड़ा लॉस हो गया, कोई अपना डियर्ड वन, अपना कोई नियर वाला, कोई अपना स्नेही जन है, उनका कोई अगर डेथ हो गई, तो ज्यादातर लोग उसमें से बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग उसमें से नहीं आ पाते, या तो उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड देन दे एंड अप विद सो मेनी अदर प्रॉब्लम।